और इस वक्त लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर 108 मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। एसआईटी जांच में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। यूपी नेपाल सीमा पर मौजूद मदरसों को विदेशी फंडिंग मिली है। मदरसों को खाड़ी देशों से बड़ी फंडिंग देखने को मिली है। जांच में पाया गया है 150 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग की खबर आ रही है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के नाम पर यह रकम भेजी गई थी। पैसों का इस्तेमाल कहां हुआ, ये जांच अब एसआईटी कर रही है। खुफिया एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है एसआईटी की तरफ से। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा था और अब कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया है। करीब 108 मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। एसआईटी अब विदेशी फंडिंग के सबूत की जांच कर रहा है। यूपी नेपाल सीमा पर जो ज्यादातर मदरसे हैं उनकी फंडिंग विदेशी की गई है। मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग हुई है। 150 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग की खबर मिल रही है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के नाम पर इस विदेशी फंडिंग को दिया गया है, ये कहते हुए कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन पैसों का इस्तेमाल कहां हुआ है, जांच इसको लेकर चल रही है। कहां कहां किसे मिला है, किस तरह से इसको खर्च किया गया है। खुफिया एजेंसियों की मदद से अब एसआईटी प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा है। बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, लगातार इस तरह की खबरें आती रही कि मदरसों में विदेशी फंडिंग होती है और अब एसआईटी जांच में इस बात के सबूत मिले हैं। क्या कुछ मिला है जिसके बाद ये चीजें पुख्ता हो रही है? देखिए, जो इनिशियल जांच की गई थी एसआईटी की ओर से, जब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने गृह विभाग को चिट्ठी लिखी थी, इसके बाद एटीएस चीफ मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एसआईटी बनी थी जो इसकी जांच कर रही थी। 7 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। वहां पर 108 ऐसे मदरसे मिले हैं जहां पर विदेशी फंडिंग हो रही थी। करीब 150 करोड़ रुपए की फंडिंग बीते कुछ सालों में बताई जा रही है। अब नोटिस दिया गया इन मदरसों से, इनसे पूछा गया है कि आपने जो खर्च किया है, जो आपको पैसा मिला है, उसकी डिटेल हमें दी जाए, अपने बैंक खातों की डिटेल दी जाए। फिर इसकी एक बार इंक्वायरी और होगी और इस बात को जानने की कोशिश की जाएगी कि जो विदेशी फंडिंग आपको शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मिली है वो आखिरकार खर्च कहाँ की गई है। इसी बात की जांच की जा रही है कि विदेशों से, खासतौर से जो खाड़ी देश है, वहां से जो रकम इन मदरसों को मिल रही है उसको कहां पर खर्च किया जा रहा है। वो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हो रही है या कहीं और, इसकी जांच की जा रही है और केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी एसआईटी ले रही है। चलिए ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो 108 ऐसे मदरसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है जहां पर विदेशी फंडिंग हो रही थी और अब एसआईटी इस पूरे मामले की छानबीन में जुट रही है। और कानपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन में अटैची मिली है। डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन में लावारिस अटैची मिली है। आरपीएफ के जवानों ने अटैची का लॉक तोड़ा। अटैची के अंदर निकली है 18 बोतल शराब। तो ये खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली से डिब्रूगढ़ जो ट्रेन जा रही थी उसमें एक अटैची मिली। डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन में ये लावारिस अटैची मिली। जब आरपीएफ वहां पर पहुंची, उसने जब अटैची का लॉक तोड़ा है तो उसके अंदर से 18 बोतल शराब बरामद की गई। हालांकि अटैची किसकी है और यहां पर कैसे आई, इस बात की जानकारी अब आरपीएफ तलाशने में जुटी हुई है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ा है। अमित, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए नीलू जी, मैं बताना चाहूंगा कि डिब्रूगढ़ राजधानी वीवीआईपी राजधानी ट्रेन हैं जो दिल्ली से लेकर डिब्रूगढ़ के बीच मूव करती हैं, क्योंकि इस ट्रेन के B5 कोच में कांस्टेबल्स को एक रेड रंग की ट्रॉली अटैच दिखी, जिसको पहले तो पिकिंग के दौरान पूछा गया तो किसी ने उस पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये देर रात का वक्त था तो इस पे किसी ने जवाब नहीं, मगर अटैची को लाके आरपीएफ ने जब उसको खोलने का प्रयास किया उसमें ताला लगा था। इसी दौरान टीटी जो वहाँ B5 कोच के मौजूद थे एसी 3 टियर में, उनको बुलाया गया और जब ताले को प्लास के माध्यम से खोलने का प्रयास किया तो उसमें 18 बोतल इंग्लिश शराब मिली और लगातार पूरी ट्रेन में पूछा जा गया कि मगर किसी ने नहीं बताया कि शराब किसकी है। और इसके बाद इसको मुगलसराय स्टेशन पर उतार दिया गया। 1 महीने में ये दूसरी घटना और 3 महीने में 5वीं घटना शराब की, क्योंकि ये शराब का कारोबार ऐसा है, हरियाणा के माध्यम से ये डिब्रूगढ़ यानी नॉर्थ ईस्ट तक शराब जाती है। ऐसा बताया जाता है वेंडर्स। ठीक है, तो कई बार इस तरह की घटना सामने आई है। अब देखना होगा कि इसको किस तरह से आरपीएफ इस जांच को आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, जानकारी देने के लिए। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर बेहद सख्त माने जाते हैं। सत्ता में आने के बाद वो कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं और उनकी बातों का अपराधियों में खौफ भी है। ऐसा एनसीआरबी के आंकड़े से साबित होता है। हमारे यशस्वी शपथ में आपके अभिनंदन को, आपके उत्साह को देखने का काम कर रहा है।
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है। माफिया अपराधियों के घर बुलडोजर खड़ा रहता है। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। लुटेरे बदमाशों पर तीसरी आंख से नजर रहती है। उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। और इसका परिणाम ये है कि यूपी में अब दंगों पर फुल स्टॉप लग चुका है। सीएम योगी के तेवर से गुंडों की सारी गुंडाई निकल चुकी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर बेहद सख्त माने जाते हैं। सत्ता में आने के बाद वो कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं और सीएम योगी की इन बातों का अपराधियों में खौफ भी है और ये एनसीआरबी के आंकड़ों से साबित हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में साल 2022 में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में 50% की गिरावट आई। महिला अपराध के खिलाफ नंबर 1 एक्शन। 63,000 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट। 2800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। सीएम योगी ने कुछ दिन पहले ही ये आंकड़े विधानसभा में भी रखे थे। आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधियों को संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और चल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के जो सदस्य हैं कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए। सीएम योगी प्रदेशवासियों को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं और इस गारंटी पर अब एनसीआरबी की भी मुहर लग गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 के अपराध के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा उसके साथ साथ विभिन्न विभागों के समन्वय से जो प्रयास किए गए हैं उसके सार्थक परिणाम क्राइम इन इंडिया 2022 के द्वारा प्रख्यापित आंकड़ों में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। यानी अपराधियों के खिलाफ एक्शन से लेकर महिला अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस योगी की पहचान है। चाहे मंच जो भी हो, सीएम योगी कानून का मुद्दा जरूर उठाते हैं और इसका परिणाम चुनावी राज्यों में भी दिखा, क्योंकि सीएम योगी ने जहां जहां बुलडोजर नीति की मिसाल पेश की वहां वहां अब भगवा लहरा रहा है, चाहे राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़। बुलडोजर की ताकत देखी है ना। एनसीआरबी ने 2022 के लिए अपराध के आंकड़े जारी कर दिए हैं। क्राइम रेट के मुताबिक पूरे देश में 20वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। हत्या के मामलों में 28वें, लूट के मामलों में 27वें, डकैती के मामलों में 31वें, रेप के मामले में 24वें और पॉक्सो के मामले में पूरे देश में 25वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।